नमस्कार मित्रों, मैं रमनदीप खंडा आपका MKH वीडियो सीरीज़ के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम कक्षा 10 का अध्याय नंबर 6 कर रहे थे और उसमें हमने कर लिया था हृदय की संरचना के बारे में। अब हम करते हैं रक्त का दोहरा परिसंचरण। क्या है रक्त का दोहरा परिसंचरण? अब इसे रक्त का दोहरा परिसंचरण तंत्र क्यों कहते हैं मनुष्य के अंदर? क्योंकि यहाँ पर जो हृदय के अंदर रक्त है, रक्त 2 बार चक्कर लगाएगा। कितनी बार? 2 बार चक्कर लगाएगा। 2 बार चक्कर लगाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? रक्त का दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, पूरे के पूरे जो परिसंचरण में कितनी बार? 2 बार। अब अपने प्रत्येक एक अंग को यहाँ लिखेंगे और उसकी शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखेंगे। सबसे पहले क्या होगी, किस प्रकार से? देखिए, हमारे जो प्रत्येक कोशिका के अंदर जब ग्लूकोज जाती है तो उसके साथ क्या जुड़ती है? ऑक्सीजन जुड़ती है। क्या जुड़ती है? ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन कोशिकाओं के द्वारा होते हुए पूरे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है, पूरे शरीर की एक कोशिका तक चली जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा निकलती है, और इसी ऊर्जा के फलस्वरूप जल और क्या बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो छोटी छोटी वाहिनिकाओं के माध्यम से शिराओं के द्वारा कहाँ आती है? हृदय में आती है। देखो, छोटी छोटी ये क्या होती है कि ये शिराएँ होती है, ये मिलकर एक बड़ी पाइप का निर्माण कर लेती है, जिसे हम कहेंगे महाशिरा। क्या कहेंगे? महाशिरा। सर्वप्रथम क्या है? महाशिरा शरीर के विभिन्न भागों से क्या एकत्र करती है? शरीर के विभिन्न भागों से क्या लेकर आती है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को लेकर आती है। और ये रक्त को कहाँ पर लेकर आती है? दाएं भाग के अंदर लेकर आती है। दाएं भाग का ऊपर का जो सिरा होता है, भाग होता है, उसे हम कहते हैं दायां आलिंद। दायां आलिंद, दायां आलिंद कहेंगे। जैसे ही महाशिरा कहाँ पर रक्त डालेगी? दाएं आलिंद के अंदर रक्त को डालेगी। ठीक है, ये जो आ रही है ये महाशिरा है। क्या है ये? महाशिरा। महाशिरा कौन से भाग के अंदर रक्त को लेकर आ रही है? इसका नाम है दायां आलिंद। दायां आलिंद। अब दायां आलिंद जैसे ही रक्त आएगा ये फूल जाएगा, शिथिलन अवस्था में हो जाएगा। ठीक है, अब ये शिथिलन अवस्था के अंदर हो गया। अब दाएं आलिंद से जो रक्त है वो दाएं नीले के अंदर जाएगा। दाएं नीले के अंदर जाएगा। कहाँ पर जाएगा? दाएं नीले के अंदर जाएगा। अब ये संकुचित होगा और दाएं नीले क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। दाएं नीले, दाएं नीले क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। ठीक है, आलिंद संकुचित। देखो, ये जब सिकुड़ा आलिंद, तब ये पूरा रक्त कहाँ चला गया? दाएं आलिंद के अंदर चला गया। और दायां आलिंद क्या हो गया? संकुचित। जबकि नीले क्या हो गया? शिथिलन अवस्था में। नीले कौन सी अवस्था के अंदर हो गया? शिथिलन अवस्था में। मतलब नीले क्या हो गया? फूल गया। इधर से ब्लड कहाँ आ गया? नीले के अंदर। और यहाँ पर कपाट पाए जाते हैं, गेट। क्या पाए जाते हैं? गेट, जो किस ओर खुलेंगे? नीचे की ओर। इस तरह से जब ऊपर जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे, ऊपर ब्लड नहीं जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं द्विवलनी कपाट। क्या कहते हैं? यहाँ पर कौन से कपाट पाए जाते हैं? द्विवलनी कपाट पाए जाते हैं। कपाट को मैं रेड पार्ट से लिखूंगा, द्विवलनीय कपाट। किस किस के मध्य? दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में पाए जाते हैं। उसके बाद रक्त है। अब वो रक्त कहाँ जाएगा?
देखिए दाएं नीले से निकलकर ये जो रक्त है वो ऊपर की ओर यानी कि फेफड़ों के अंदर जाएगा। कहाँ जाएगा? फेफड़ों के अंदर जाएगा। अब ये रक्त कहाँ जा रहा है? फेफड़ों की ओर जा रहा है। इसको मैं यहाँ बना देता हूँ ताकि आपको समझने में क्या रहे, आसानी रहे। यह है फुफ्फुसीय धमनी। मैंने आपको बताया था वहाँ पे फुफ्फुसीय धमनी के अंदर कौन सा रक्त होता है। हमने किया था वहाँ पे फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त क्या होता है? रक्त होता है। ठीक है, अब यहाँ पर रक्त कहाँ आ गया? फुफ्फुसीय धमनी के अंदर। फुफ्फुसीय धमनी से कहाँ जाएगा? फेफड़ों। फेफड़ों में क्या होगा? शुद्धिकरण की प्रक्रिया होगी और इस जो शुद्धिकरण में ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग किया जाता है। क्या किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग किया जाता है। देखो ये पूरा पता लगा। फुफ्फुसीय धमनी से कहाँ गई? फेफड़ों के अंदर, और हमने फेफड़ों से उसे क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। अब ये रक्त क्या हो गया? पूरी तरह से शुद्ध हो गया, प्योर हो गया। अब इसको वापस से लेकर आएंगे। कहाँ पर लेके आएंगे? हृदय में लेके आएंगे। जो रक्त है वो क्या हो गया? शुद्ध हो गया। अब इसको वापस लेकर आ रहे हैं। किसके द्वारा लेकर आएंगे? जो रक्त वाहिनी इसे यहाँ लेकर आती है, फेफड़ों से आ रही है, इसलिए इसे कहेंगे फुफ्फुसीय, क्या कहेंगे? शिरा। अंगों से हृदय तक जो रक्त को लेकर जाती है उसे क्या कहते हैं? शिरा कहते हैं। और इसके अंदर जो रक्त होगा वो ऑक्सीजन युक्त होगा। हमने वहाँ किया था ऑक्सीजन युक्त यानी कि जो शुद्ध रक्त होता है कौन सी शिरा के अंदर? फुफ्फुसीय शिरा के अंदर पाया जाता है। कौन सी शिरा के अंदर? फुफ्फुसीय शिरा के अंदर पाया जाता है। अब आगे देखिए, अब जो रक्त है वो कहाँ आ गया? फुफ्फुसीय शिरा के अंदर आ गया। फुफ्फुसीय शिरा से अब ये यहाँ पहुँचेगा। इसका नाम है बायां आलिंद। क्या है? बायां आलिंद। और बाएं आलिंद से जो रक्त है वो कहाँ जाएगा? बाएं नीले में जाएगा। कहाँ जाएगा? बाएं नीले के अंदर। और यहाँ पर जो कपाट पाए जाते हैं वो होते हैं त्रिवलनीय कपाट। त्रिवलनीय कपाट पाए जाते हैं। और ये महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में क्या किए जाते हैं? रक्त को भेज दिया जाता है। ठीक है, फुफ्फुसीय धमनी है फेफड़ों के अंदर। अब वापस कौन लेके आ रहा है इसको? फुफ्फुसीय शिरा। कौन लेके आ रहा है? फुफ्फुसीय शिरा। ठीक है, अब फुफ्फुसीय शिरा कहाँ पर लेकर आ रही है इसको? बाएं आलिंद के अंदर। कहाँ पर लेकर आ रही है? बाएं आलिंद के अंदर। ठीक है, बाएं आलिंद क्या होगा इस समय? शिथिलन अवस्था में। ठीक है, फिर बाएं आलिंद से फिर ये कहाँ जाएगा? बाएं नीले के अंदर। कहाँ जाएगा? बाएं नीले के अंदर। अब बाएं नीले एक बार क्या होगा? फूल गया। फिर बाद में क्या होगा? संकुचित होगा। जैसे संकुचित होगा, यहाँ पर गेट पाए जा रहे हैं जो कि सिर्फ किस ओर खुलते हैं? नीचे की ओर। ऊपर की ओर जैसे ही रक्त जाता है रक्त को रोक लेते हैं। अपने कई बार कहते हैं ना इसके हृदय के वॉल खराब हो गए। ये वॉल, यही वॉल होते हैं। वॉल का मतलब गेट होते हैं। ठीक है, दाएं नीले के अंदर आ गया। अब दाएं नीले से जो रक्त है वो कहाँ जाएगा? महाधमनी के अंदर। कहाँ जाएगा? महाधमनी के अंदर जाएगा। और महाधमनी से शरीर के सभी भागों तक, शरीर के सभी भागों तक इसको क्या किया जाता है? भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर समझने वाली ये बात है कि यहाँ पर ये किस प्रकार होता है। देखो ये दोनों आलिंद है ना, दोनों आलिंद एक साथ भरेंगे।
मतलब कि महाशिरा भी एक साथ जब ब्लड को लेकर दाएं अलिंद के अंदर आती है, उसी समय फुफ्फुसीय शिरा है वो ब्लड को लेकर कहाँ आती है, बाएं अलिंद के अंदर आती है। ठीक है, और फिर ये एकदम क्या होते हैं, संकुचित होंगे, सिकुड़ेंगे, सारा रक्त कहाँ जाएगा, दाएं नील्य के अंदर जाएगा, और ऊपर के जो अलिंद है वो क्या हो जाएंगे, संकुचित अवस्था में, और नील्य शिथिलन। अब नील्य क्या होंगे, संकुचित होंगे, और सारा रक्त धमनी के जरिए विभिन्न भागों में जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये क्रम चलता रहता है। हमें जो हृदय के धड़कने की आवाज़ है वो कहाँ से आती है, हृदय के धड़कने की आवाज़, ये वोल्व होते हैं ना, यहाँ पर वोल्व पाए जाते हैं, यहाँ पर द्विवलनीय, यहाँ पर त्रिवलनीय कपाट पाए जाते हैं। इनके खुलने और बंद होने के कारण हमें लब डब की ध्वनि सुनाई देती है, लब डब की ध्वनि सुनाई देती है। और एक वयस्क मनुष्य के अंदर हृदय कितनी बार धड़कता है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में कितनी बार, 72 बार धड़कता है। अब ये नहीं कि सिर्फ 72 बार ही, औसतन है, एवरेज है 72 बार, कुछ एक आधा कम भी हो जाएगा, एक आधा ज़्यादा भी हो जाएगा, इसमें कोई वो वाली बात नहीं। ठीक है, औसतन है 72 बार धड़केगा। ठीक है मित्रों, अब यहाँ पर देखिए इस पूरी प्रोसेस के अंदर हृदय के अंदर से रक्त कितनी बार गुजरा, एक फर्स्ट टाइम यहाँ से गुजरा, ठीक है, और दूसरी बार ये गुजरा, कितनी बार गुजरा, 2 बार गुजरा। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, रक्त का दोहरा परिसंचरण कहते हैं। और यहाँ पर अशुद्ध रक्त को महाशिरा और शुद्ध रक्त को महाधमनी लेकर जाती है। ठीक है जी मित्रों, अब अपने करते हैं रक्तदाब। क्या है रक्तदाब, रक्तदाब किसे कहते हैं, ये हमारी कोई रक्तवाहिनी है, धमनी, इसके अंदर क्या दौड़ रहा है, रक्त दौड़ रहा है। ये इसकी भित्ति यानी इसकी क्या है, दीवारें हैं। तो ये अंदर का जो रक्त है, इस रक्त के द्वारा इनकी भित्तियों पर क्या डाला जाता है, एक दाब डाला जाता है रक्त के द्वारा। तो रक्तदाब किसे कहेंगे कि रक्त के द्वारा या रुधिर के द्वारा धमनी की भित्ति पर या दीवारों पर डाला गया दाब क्या कहलाया जाएगा, रक्तदाब कहलाया जाएगा, रक्तदाब कहलाया जाएगा। ठीक है, समझाया बात। अब देखिए, अब ये रक्तदाब कहाँ से प्रारंभ होता है। मैंने आपको बताया था ये हृदय है, हृदय के ये जो भाग हैं ये क्या कहलाते हैं, नील्य। क्या है ये, नील्य, बायां और ये दायां नील्य। अब यहाँ से क्या जाती है, धमनी, क्या जारी है, यहाँ से धमनी, यहाँ से भी धमनी जारी है और यहाँ से भी धमनी जारी है। ठीक है, जब ये नील्य संकुचित होंगे, जब ये नील्य संकुचित होंगे, सिकुड़ जाएंगे, तब सारा रक्त कहाँ जाएगा, धमनी के अंदर जाएगा। तो धमनी के अंदर जैसे ही जाएगा रक्त, तो अंदर का रक्त धमनी पर क्या मारेगा, दाब मारेगा, एकदम से प्रेशर मारेगा। तो यहाँ पर जो दाब होगा वो अधिकतम होगा, और कितना होगा, 120 mm। कितना होगा, 120 mm। ठीक है, ये क्या होता है, नील्य संकुचन दाब। ठीक है, नील्य का जो संकुचन दाब है वो कहाँ पर, धमनी के ऊपर इसका सीधा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि यहाँ से सीधा जैसे रक्त ये सिकुड़ा तो सारा रक्त कहाँ गया, धमनी के अंदर। ठीक है, तो अधिकतम लगा। लेकिन जब यहाँ रक्त आता हो तब नील्य क्या होता है, शिथिलन अवस्था के अंदर होता है। तब नील्य क्या होता है,
शिथिलन अवस्था में होता है, आराम की अवस्था के अंदर होता है। तो यहाँ पर कितना दाब लगेगा, यानी कि जब धमनी के अंदर रक्त नहीं आया है, जब धमनी के अंदर रक्त नहीं आया है तब उस समय रक्त का कितना दाब होगा, तो उस समय जो न्यूनतम दाब होगा वो क्या होता है 80 mm होता है। कितना होता है 80 mm होता है। ठीक है। और रक्त दाब को किस यंत्र के द्वारा मापते हैं, उस यंत्र का नाम है स्फाइग्नोमेनोमीटर। रक्त दाब मापी जो यंत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्फाइग्नोमेनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्फाइग्नोमेनोमीटर कहते हैं। ठीक है, इतना पता लगा होगा आपको रक्तदाब क्या होता है, किसे कहते हैं। अब अपना अगला जो टॉपिक है वो है रक्त के बारे में। हम थोड़ा बहुत रक्त के बारे में चर्चा करते हैं, रक्त क्या होता है। रक्त, देखिए रक्त एक बिल्कुल तरल संयोजी ऊतक है। क्या है रक्त, एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल का मतलब क्या होता है, लिक्विड अवस्था के अंदर, द्रव अवस्था के अंदर। संयोजी का मतलब होता है कनेक्टिव, मतलब जोड़ने वाला। यानी कि रक्त क्या करता है, शरीर के विभिन्न भागों को, जो शरीर के विभिन्न तंत्रों को एक दूसरे से क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं। ऊतक का मतलब होता है विभिन्न कोशिकाओं का क्या, समूह। तो रक्त के अंदर विभिन्न प्रकार की क्या पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती है। उनका क्या है, रक्त एक समूह है, इसलिए रक्त को क्या कहते हैं, एक ऊतक कहते हैं। समझ आया, रक्त को क्या कहते हैं, एक तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। इसका pH मान होता है 7.4, हल्का क्षारीय माध्यम, हल्का क्षारीय माध्यम होता है। जबकि इसकी जो प्रकृति होती है वो होती है एल्काइन प्रकृति होती है। कौन सी प्रकृति होती है, एल्काइन प्रकृति होती है। ठीक है। अब रक्त के अंदर दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पहला तो है प्लाज्मा, क्या है, प्लाज्मा। और दूसरी है रक्त कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं। ठीक है। अब प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा क्या होता है, एक क्या होता है, लिक्विड होता है। प्लाज्मा एक प्रकार का क्या होता है, लिक्विड होता है, जिसके अंदर रक्त कोशिकाएं क्या होती है, घुली हुई रहती है। ये हल्के पीले रंग का होता है प्लाज्मा। कौन से रंग का होता है, हल्के पीले रंग का होता है। आपने कभी ब्लड टेस्ट करवाया होगा तो वो क्या करते हैं, ब्लड को प्रखनली में लेते हैं और उसे फिर क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं। एक उनके पास इस तरह बॉक्स सा होता है, प्रखनली लगने वाली, इसके अंदर वो प्रखनली को डालते हैं, टेस्ट ट्यूब को। इसे फिर क्या करते हैं, घुमाते हैं। इससे आपकी सेल तो एक साइड हो जाती है और एक लिक्विड बचता है येलो कलर का, साइड में पानी सा लिक्विड बचता है। वो क्या होता है, प्लाज्मा। क्या होता है, प्लाज्मा होता है। हल्के पीले रंग का होता है। 90% इसके अंदर क्या होता है, जल होता है। क्या होता है, 90% जल होता है। और बाकी कुछ मात्रा के अंदर इसके अंदर WBC भी पाई जाती है, लसिका का कुछ भाग पाया जाता है। ठीक है। अब प्लाज्मा का निर्माण कैसे होता है। ठीक है। प्लाज्मा लगभग किससे बनती है, लसिका से मिलकर बनती है। ये जो रक्तवाहिनी होती है, रक्तवाहिनी के ऊपर कुछ छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। यहाँ से कोशिकाएं निकल कर जो साथ वाला कोई अंग होता है, उस अंग के कहाँ चली जाती है, अंतर्कर्षी स्थानों में, यानी खाली स्थानों में चली जाती है, खाली स्थानों में चली जाती है।
और वहाँ जाकर लसिका का क्या करती है, निर्माण करती है। और साथ के साथ इसके अंदर कुछ WBC वगैरह भी आ जाते हैं, श्वेत ब्लड जो सेल होती है वो भी आ जाती हैं, जो मिलकर किसका निर्माण करती है, प्लाज्मा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करेगी, प्लाज्मा का निर्माण करेगी। ठीक है, प्लाज्मा एक माध्यम होता है जिसके अंदर क्या घुली होगी, रक्त कोशिकाएं घुली हुई होगी। अब अपने पढ़ते हैं रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती है। RBC, WBC और प्लेटलेट्स, या इसे बिंबाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, बिंबाणु कहते हैं। ठीक है, RBC का मतलब लाल रक्त कणिकाएं। क्या होती है, लाल रक्त कणिकाएं। WBC श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, RBC लाल रक्त कणिकाएं, ये होती है केंद्रक विहीन होती है। इनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक विहीन, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। ये होती है तश्त्रीनुमा। क्या होती है, तश्त्रीनुमा। 99% लगभग RBC पाई जाती है और इसी के कारण रक्त का जो रंग है लाल दिखाई देता है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या है कि लगभग विभिन्न पदार्थों का जो परिवहन है किसके द्वारा होता है, RBC के द्वारा ही होता है। पदार्थों का जो परिवहन होता है, ऑक्सीजन का ज़्यादातर वो किसके द्वारा होता है, RBC के द्वारा। और बाकी जो खनिज लवण वगैरह होते हैं, खनिज लवण है, जल है, उनका परिवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, प्लाज्मा के द्वारा होता है। और ये WBC ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, जिसे कहते हैं कणिका में और अकणिका में। ठीक है, अब ये क्या काम करती है, इनका काम होता है रोगाणुओं को मारना, रोगाणुओं को क्या करना, ख़त्म करना, रोगाणुओं को क्या करना, ख़त्म करना। यानी शरीर के अंदर जितने भी बैक्टीरिया वगैरह आएंगे उनको कौन ख़त्म करेगी, ये WBC क्या करेगी, ख़त्म करेगी। शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र को बनाए रखने का काम WBC का होता है। ठीक है, किसका होता है, WBC का होता है, श्वेत रक्त कणिकाओं का काम होता है। अब उसके बाद है बिंबाणु। क्या है, बिंबाणु। अब बिंबाणु क्या होता है, देखिए जब आपके शरीर के किसी भाग पे क्या लग जाती है, चोट लग जाती है, तो उसके जो आप कुछ दिनों बाद देखना वहाँ पर रक्त का थक्का जम जाता है। रक्त का क्या जम जाता है, वहाँ पर थक्का जम जाता है। अब वो किसके कारण जमता है, वो इस प्लेटलेट्स के कारण जमता है। किसके कारण जमता है, प्लेटलेट्स के कारण जमता है। और कई बार एक क्वेश्चन विद्यार्थियों के मन में रहता है कि सर हमारा रक्त अंदर क्यों नहीं जमता। अंदर अपने एक लिक्विड होता है जिसे कहते हैं हिपेरिन। क्या होता है, हिपेरिन होता है, जिसके कारण अपना जो रक्त है वो नहीं जमता। अब यहाँ पर बिंबाणु हैं। क्या है, बिंबाणु। अब ये रक्त का क्या बनाएगा, थक्का जमाएगा। अब ये रक्त का थक्का कैसे जमाएगा, देखिए जैसे ही रुधिर या अपने यहाँ कोई भी क्या लगेगा, कट लगेगा, और वहाँ से सीधी क्या जाएगी, हवा जाएगी। तो हवा के संपर्क में आते बिंबाणु वगैरह फट जाते हैं, तो उसके अंदर से क्या निकलता है, एक लिक्विड निकलता है। क्या निकलता है, एक लिक्विड निकलता है। और जो ये लिक्विड होता है, ये रक्त के अंदर एक इस तरह से प्रोटीन होता है जिसे कहते हैं फाइब्रिन। क्या कहते हैं इसको, फाइब्रिन कहते हैं। ये इस फाइब्रिन प्रोटीन को ऐसे लंबे लंबे धागों के अंदर बदल देता है जिसे कहते हैं फाइब्रिनोजम। क्या कहते हैं उसको, फाइब्रिनोजम कहते हैं। ठीक है, जैसे प्लेटलेट्स फटी, उसका जो लिक्विड होता है वो फाइब्रिन को किस में कन्वर्ट कर देता है, फाइब्रिनोजम के अंदर कन्वर्ट कर देता है। मान लीजिए यहाँ से अपने कट लगा है, तो अब ये रेशे जाएंगे छोटे छोटे, और यहाँ जाकर क्या हो जाएंगे, यहाँ लग जाएंगे इसके ऊपर की ओर।
और इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं आकर अपने क्या हो जाती है, फंस जाती है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, रक्त का थक्का जमना कहते हैं कि रक्त का क्या जम गया है, थक्का जमना। ठीक है, रक्त का थक्का जम जाता है और उसके नीचे की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती है, विभाजन करती है और अपनी वो जो त्वचा होती है वो पूरी तरीके से नहीं आ जाती है। ठीक है मित्रों, आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है जी। अब हम करते हैं पादपों में परिवहन। क्या है पादपों में परिवहन? पादपों के अंदर परिवहन के लिए क्या पाया जाता है? मैंने आपको पहले भी इसके लिए बताया था एक बार कि पादपों में परिवहन के लिए एक संवहन ऊतक पाया जाता है, वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। संवहन ऊतक पाया जाता है या इसे वैस्कुलर बंडल या टिश्यू कहते हैं। इसे टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि यह है दो प्रकार की संरचनाओं से बना होता है। एक तो होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक पादप के अंदर एक तो होता है रूट, एक होता है शूट। ये इसकी जड़ें हैं, इसे कहते हैं रूट। ठीक है, और इसकी जो ऊपर वाला जो भाग है इसे क्या कहते हैं, शूट कहते हैं। ये कोई क्या है, पादप है। अब इसकी ये यहाँ पर क्या मौजूद है, पत्तियाँ मौजूद हैं। क्या है यहाँ पे, पत्तियाँ हैं। ठीक है, पत्तियों के अंदर क्या बनता है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। क्या बनता है, ग्लूकोज। जबकि रूट जड़ों के द्वारा, जड़ों से क्या होता है, जड़ों से जल व खनिज लवण अवशोषित किए जाते हैं। अवशोषित किए जाते हैं। अब यहाँ पर जो भाग आप देख रहे हो कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। प्रत्येक भाग किससे मिलकर बने हुए हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, इस तरह से कोशिकाएं सभी भागों के अंदर क्या है, पाई जाती है। ठीक, अब जो भाग या फिर जो पदार्थ जिसको चाहिए वो अगर उसके पास वाली कोशिका पर के पास है तो वो उसे मिल जाता है। अगर नहीं मिलता तो उसके लिए वैस्कुलर बंडल या संवहन ऊतक पाया जाता है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं जाइलम की। किसकी बात करते हैं, जाइलम की। यहाँ पर क्या होता है, जाइलम जो होता है वो वाहिनिकाओं से मिलकर बनता है। वाहिकाओं और वाहिनिकाओं से मिलकर बनता है। ठीक है, और ये ज़्यादातर कहाँ है, जड़ों के अंदर मौजूद है। यहाँ से जड़ों से ये आता है और ऊपर की ओर क्या करता है, जल को पहुँचाता है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, और पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण हेतु क्या चाहिए, जल चाहिए। क्या चाहिए, प्रकाश संश्लेषण हेतु जल। और वो जल भी किसके द्वारा मिलता है, इसी जाइलम से मिलता है। अब ये किस प्रकार होता है, लगभग चूषण। चूषण का मतलब लगभग जल को चूसा ही जाता है। कैसे, जैसे अपने पास स्ट्रो है, एक पाइप है, उस पाइप से हम जल को क्या कर रहे हैं, पी रहे हैं, खींच रहे हैं। उसी प्रकार से जाइलम के अंदर भी पानी को क्या किया जाता है, खींचा जाता है। कैसे, यहाँ पर क्या है, पत्तियाँ हैं। क्या है यहाँ पे, पत्तियाँ हैं।
और पत्तियों के ऊपर आपने देखा होगा छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे छिद्र, जिसे अपने क्या कह रहे हैं? रंध्र कह रहे हैं। क्या कहते हैं? जिसे रंध्र कहते हैं। अब जो ये रंध्र है, यहाँ से जल हानि बहुत होती है। जल हानि समझते हैं आप? यानी कि जल का वाष्प के रूप में निकलना पादपों के लिए क्या होता है? एक तरह से जल हानि होती है। क्या होती है? जल हानि होती है। तो उस जल हानि को रोकने के लिए या उस जल हानि का स्थान लेने के लिए वहाँ पर जल अपने आप पहुँच जाता है। यानी कि जहाँ पर जल का दाब कम होगा वहाँ पर जल क्या होगा? पहुँच जाएगा। ये है जल का पहुँचना किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। अब ठीक है, यहाँ पर सिर्फ जल ही नहीं, जल के साथ साथ खनिज लवणों का भी, खनिज लवण भी पहुँचाए जाते हैं। और अगर इसके पास वाली, मान लो यहाँ तक है पानी, तो यहाँ पर किसके द्वारा पहुँचेगा? यहाँ पर इसके साथ वाली जो कोशिकाएं होती है वो एक दूसरे को क्या दे देती है? जल दे देती है। यहाँ पर कार्य आएगा प्रासरण का। किसका आएगा? प्रासरण का। ठीक है, यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थ का क्या करना? गमन करना क्या कहलाता है? प्रासरण कहलाता है। यहाँ पर कुछ भाग उसका भी कार्यरत करता है। अब बात करते हैं अपने फ्लोएम का क्या कार्य होता है। अब फ्लोएम का काम होता है, यहाँ पर पत्तियों के अंदर जितना भी ग्लूकोज या पोषण मिला है वो सारा का सारा विभिन्न भागों तक पहुँचा देना। अब ये पहुँचाया किसके द्वारा जाएगा? मुख्यतः इसके अंदर जो भूमिका होती है वो प्रासरण दाब की होती है। किसकी होती है? प्रासरण दाब की भूमिका होती है। और इसके अलावा हम इस टॉपिक को थोड़ा और समझते हैं कि यहाँ पर जो फ्लोएम है, ठीक है, फ्लोएम पत्तियों पर तो है, पत्तियों से टहनियों में, टहनियों से बीजों में, बीजों के अलावा फलों में, यानी कि सारा का सारा जो है किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा ही होता है। ठीक है, इसके यहाँ पर कुछ कोशिकाएं भी पाई जाती है, वो भी क्या करता है? कार्यरत करता है। ठीक है मित्रों, आज के लिए अपने इतना ही करेंगे। कल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।